हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीस्टोन लाइफ साइंसेज। लास्ट लेक्चर में हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात कर रहे थे। वहाँ पे हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया के बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन की बात की। माइटोकॉन्ड्रिया के डिटेल्ड फंक्शन के बारे में हम लोग जब सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के डिटेल्ड फंक्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन टारगेटिंग के बारे में बात करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो प्रोटीन्स पाई जाती हैं उनकी टारगेटिंग किस तरह से होती है। ठीक है, जब मैं आपको माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर बता रहा था तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। मतलब उसमें एक आउटर मेम्ब्रेन होती है जो कि स्मूथ होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है जो कि कॉन्वोल्यूटेड होती है और क्रिस्टी का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, तो ये हमने कहा था कि ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये वाली इनर मेम्ब्रेन थी। इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस था उसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहा जा रहा था। और इनर मेम्ब्रेन एक कंपार्टमेंट को सराउंड करती है जिसको ल्यूमेन या फिर मैट्रिक्स कहा जाता है। मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक, तो माइटोकॉन्ड्रिया में इन चारों मेजर कंपार्टमेंट्स में प्रोटीन्स पाई जाती हैं। मैट्रिक्स में भी पाई जाएंगी, स्पेस में भी पाई जाएंगी, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन में भी पाई जाएंगी। ठीक है, तो अब ये प्रोटीन कहाँ पे सिंथेसाइज होंगी और कैसे इन कंपार्टमेंट्स में पहुंचेंगी इसकी जानकारी अब हम लोग कुछ आने वाले लेक्चर्स में प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो जब कल मैं आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बता रहा था तो मैंने आपको बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया एक सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल है। सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल का मतलब भी मैंने आपको बताया कि इसके पास अपना डीएनए है, अपना राइबोसोम है, जिसकी वजह से ये कुछ प्रोटीन्स को खुद ही सिंथेसाइज कर सकता है। ठीक है, इसका मतलब सम ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन्स सम माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन्स synthesized in माइटोकॉन्ड्रिया में ही सिंथेसाइज हो जाती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ऑन 70s राइबोसोम, वहाँ पे 70s राइबोसोम्स पाए जाते हैं। मैंने आपको राइबोसोम्स की रेंज बताई थी 55s to 75s। ठीक है, और फिर मैंने आपको बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है प्रोकैरियोटिक सेल से। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? 70s। तो हम लोग ये मानते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन की सिंथेसिस होती है वो 70s राइबोसोम पे होती है। ठीक है, अब ये प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सिंथेसाइज हो रही है, इनकी टारगेटिंग की कोई खास व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया में अपने आप जहां पे इनकी जरूरत है वहां पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में जो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन्स पाई जाती हैं उनको न्यूक्लियर जीन्स इनकोड करते हैं। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल proteins are encoded by nuclear genes इनको इनकोड करते हैं। और न्यूक्लियर जीन्स जिन प्रोटीन्स को इनकोड करते हैं उनकी सिंथेसिस होती है सिंथेसाइज्ड इन साइटोसॉल। साइटोसॉल में इनकी सिंथेसिस होती है और साइटोसॉल में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? ऑन ATS राइबोसोम पे सिंथेसाइज। ठीक है, और ये जो ATS राइबोसोम है ये फ्री इन द साइटोसॉल है। साइटोसॉल भी फ्री फॉर्म में पाया जाता है, किसी भी मेम्ब्रेन पे बाउंड नहीं रहता है। ठीक है, और अब आगे बात करते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन की टारगेटिंग जो होगी वो तब स्टार्ट होगी जब पूरी पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसाइज हो जाएगी। ठीक है, टारगेटिंग initiated after the synthesis of complete polypeptide। जब complete polypeptide बन जाएगा तब सिंथेसिस स्टार्ट होगी पॉलीपेप्टाइड। ठीक, और इसी को हम लोगों ने टर्म दिया था क्या? पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन। तो पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन होता है। ठीक है, पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन होता है। तो इतनी चीजें, ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है। अभी कुछ और बातें आपको बतानी है मुझे बेसिक कॉन्सेप्ट में ही। तो मैंने बताया कि फ्री इन द साइटोसॉल सिंथेसाइज होते हैं और पूरी प्रोटीन जब सिंथेसाइज हो जाती है
तब इसको भेजा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, इसकी टारगेटिंग इनिशिएट होती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में जो प्रोटीन जाती है वो अनफोल्डेड स्टेट में जाती है। ठीक है, प्रोटीन्स imported in the mitochondria in unfolded state में जाती है। ठीक है, मैंने कहा कि ट्रांसलेशन के बाद जाएंगे, पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे भी पोस्ट ट्रांसलेशनल ट्रांसलोकेशन हो रहा है, इसलिए ट्रांसलोकेशन हम कहेंगे, ट्रांसलोकेशन रिक्वायर्स एनर्जी एंड अकर्स at the site where both inner and outer membranes in close proximity मतलब पास हो, proximity। ठीक है, तो जो प्रोटीन जाएगी वो अनफोल्डेड स्टेट में जाएगी। ठीक, प्रोटीन की फोल्डिंग कहाँ होगी? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, अनफोल्डेड प्रोटीन्स ट्रांसलोकेट की जाएंगी, और ये अनफोल्डेड प्रोटीन्स ट्रांसलोकेट की जाएंगी, इसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, और ये ट्रांसलोकेशन ऐसी जगह पे होगा जहाँ पे आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन दोनों बहुत पास हो, ऐसी जगह पे ट्रांसलोकेशन होगा। और इस जगह को कहते हैं, इस साइट को कहा जाता है कॉन्टैक्ट साइट होगा, जहाँ पे आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन दोनों पास हो, ऐसी जगह पर अनफोल्डेड प्रोटीन का ट्रांसलोकेशन होगा। ठीक है, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट होगा। अब यहाँ पे बात आती है कि साइटोसॉल में, मैंने बताया कि साइटोसॉलिक जो राइबोसोम्स हैं, फ्री इन द साइटोसॉल हैं, वहाँ पे पैराक्सीसोम की भी प्रोटीन सिंथेसाइज हो रही होंगी। ठीक है, क्योंकि इसकी भी सिग्नल बेस्ड ट्रैफिकिंग होती है, मैंने आपको बताया था। न्यूक्लियस की भी प्रोटीन सिंथेसाइज हो रही है, क्लोरोप्लास्ट की भी हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया की भी हो रही है, और खुद साइटोसॉल की भी प्रोटीन वहीं पे सिंथेसाइज हो रही है। तो सिस्टम को ये कैसे पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर प्रोटीन न्यूक्लियस की है, कि माइटोकॉन्ड्रिया की है, कि पैराक्सीसोम की है, कि क्लोरोप्लास्ट की है? तो डिस्टिंग्विश किया जाए कि प्रोटीन जो बनी है इसको कहाँ पे जाना है। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए वहाँ पे फिर से बात आती है टारगेटिंग सीक्वेंसेस की या फिर सिग्नल सीक्वेंसेस की। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन्स जो होती हैं, उनके पास जितनी भी प्रोटीन्स माइटोकॉन्ड्रिया के लिए सिंथेसाइज होती हैं, कहाँ पे? साइटोसॉल में। साइटोसॉल में जितनी भी प्रोटीन्स माइटोकॉन्ड्रिया के लिए सिंथेसाइज होती हैं, उनके पास स्पेसिफिक टारगेटिंग सीक्वेंसेज होते हैं, जिनको कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रियल टारगेटिंग सीक्वेंसेस। फिर से सुनिएगा, ऐसी सारी प्रोटीन्स जो कि साइटोसॉल में सिंथेसाइज होती हैं और उनका फाइनल डेस्टिनेशन माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उनके पास स्पेसिफिक टारगेटिंग सीक्वेंसेस पाए जाते हैं, जिनको कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रियल टारगेटिंग सीक्वेंसेस। अब माइटोकॉन्ड्रियल टारगेटिंग सीक्वेंसेस दो टाइप के होते हैं, एक को कहा जाता है क्लासिकल माइटोकॉन्ड्रियल टारगेटिंग सीक्वेंसेस, और दूसरे को कहा जाता है नॉन क्लीवेबल इंटरनल टारगेटिंग सीक्वेंसेस। तो दो तरह के टारगेटिंग सीक्वेंसेस वहां पे पाए जाते हैं। अब अगर हम लोग क्लासिकल की बात करते हैं, तो क्लासिकल टारगेटिंग सीक्वेंसेस जो होते हैं ये क्लीवेबल होते हैं, और इनका एग्जांपल होता है एन टर्मिनल मैट्रिक्स टारगेटिंग सीक्वेंस। एन टर्मिनल मैट्रिक्स टारगेटिंग सीक्वेंस तो कहाँ कहाँ पे पाया जाएगा? मैट्रिक्स से पता चल रहा है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में ये पाया जाएगा मैट्रिक्स में पाया जाएगा, इनर मेम्ब्रेन में पाया जाएगा, और इनर मेम्ब्रेन स्पेस में पाया जाएगा।
ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन में ये वाला नहीं पाया जाएगा। तो ये वाला फिर कहाँ पाया जाएगा? मोस्ट ऑफ द केसेज में पाया जाएगा आउटर मेम्ब्रेन में। ठीक है, ये और पाया जाएगा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। ठीक है, और कहाँ पाया जाएगा? इनर मेम्ब्रेन में पाया जाएगा। ठीक है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स वाली जो भी प्रोटीन्स होंगी उसमें नॉन क्लीवेबल वाला नहीं पाया जाएगा। इंटरनल टारगेटिंग सीक्वेंसेस वहाँ पे एब्सेंट होंगे। ठीक है, तो ये तो टारगेटिंग सीक्वेंस आ गया। अब इन टारगेटिंग सीक्वेंस से पता तो चल जाएगा कि हाँ ये प्रोटीन कहाँ पे जानी है? माइटोकॉन्ड्रिया में जानी है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के पास ऐसा सिस्टम होना चाहिए जैसे एसआरपी रिसेप्टर और एसआरपी के केस में था, तो वहाँ पे ऐसा कुछ सिस्टम होना चाहिए जो इस टारगेटिंग सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करे और फिर प्रोटीन्स का ट्रांसलोकेशन कराए। ठीक है, तो इन सीक्वेंसेस को रिकॉग्नाइज करने के लिए वहाँ पर कुछ क्लासेस, एक क्लास की प्रोटीन पाई जाती है माइटोकॉन्ड्रिया में जिसको कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रियल इंपोर्ट प्रोटीन्स। वहाँ पे क्या पाई जाती हैं? माइटोकॉन्ड्रियल इंपोर्ट प्रोटीन्स। माइटोकॉन्ड्रियल इंपोर्ट प्रोटीन्स बोलते हैं इनको, ब्रॉडली इनको कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रियल इंपोर्ट प्रोटीन्स। ठीक है, अब इन इंपोर्ट प्रोटीन्स में दोनों चीजें आएंगी। पहली चीज कि कुछ ऐसा सिस्टम हो जो सिग्नल को रिकॉग्नाइज करे, मतलब यहाँ पे रिसेप्टर्स भी होंगे, इन प्रोटीन्स के अंदर में रिसेप्टर्स भी आएंगे, रिसेप्टर्स भी आएंगे। ठीक है, और इन्हीं के अंदर में ट्रांसलोकॉन भी आएंगे, आपके। ठीक है, तो ये दो क्लासेस की प्रोटीन्स वहाँ पे पाई जाएंगी। ठीक है, अब ये इंपोर्ट प्रोटीन्स पाई कहाँ पे जाएंगे? ठीक, कोई प्रोटीन अगर माइटोकॉन्ड्रिया में जा रहा है तो सबसे पहले वो माइटोकॉन्ड्रिया के पास जब पहुंचेगी तो उसका कांटेक्ट किससे होगा? आउटर मेम्ब्रेन से होगा, क्योंकि सबसे बाहर आउटर मेम्ब्रेन है। तो सबसे पहली बात तो आउटर मेम्ब्रेन में कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। आउटर मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगा तो इनर मेम्ब्रेन में व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, तो आउटर मेम्ब्रेन में जो व्यवस्था है ये इंपोर्ट प्रोटीन आउटर मेम्ब्रेन में, उसको कहा जाता है टॉम कॉम्प्लेक्स। टॉम का मतलब होता है ट्रांसलोकेज ऑफ द आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक, दूसरा, जैसे ही आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को पार करके प्रोटीन्स पहुंचती है इनर माइटोकॉन्ड्रिया के पास, तो वहां पे भी ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है जिसको कहा जाता है टिम कॉम्प्लेक्स। ये है टिम कॉम्प्लेक्स, और टिम कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है ट्रांसलोकेज ऑफ द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक, तो दोनों जगह पे व्यवस्था है, टिम कॉम्प्लेक्स है और टॉम कॉम्प्लेक्स है। अब इन टिम टॉम के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। टिम टॉम, अपने टॉम एंड जेरी, इनके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें जो आउटर मेम्ब्रेन के पास पहुंचेगी, तो सबसे पहले हम लोग टॉम कॉम्प्लेक्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, टॉम कॉम्प्लेक्स, तो जो टॉम कॉम्प्लेक्स होता है ये 7 डिफरेंट प्रोटीन से मिल करके बना होता है। कौन? टॉम कॉम्प्लेक्स, अपना कौन? टॉम कॉम्प्लेक्स ये 7 डिफरेंट प्रोटीन से मिलकर के बना होता है, जिनको जो 3 मेजर फंक्शंस यहाँ पे परफॉर्म करती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टिम कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले 3 प्रोटीन्स आती हैं, उनमें से एक है आपका टॉम 20, टॉम 22 और टॉम 70। ठीक है, फिर है एक चौथी प्रोटीन है टॉम 40, और फिर आता है टॉम 5, 6 और 7। अब ये करती क्या क्या है इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। टॉम 20, 22 और 70 ये मिलकर के बनाते हैं जनरल इंपोर्ट रिसेप्टर। हमने आपको बताया था इंपोर्ट प्रोटीन में रिसेप्टर भी होगा, तो रिसेप्टर बनाने का काम कौन करेंगे? ये हमारे टॉम 20, 22 और 70 ये क्या बनाएंगे? जनरल इंपोर्ट रिसेप्टर। जनरल मैंने क्यों कहा? क्योंकि जो भी प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया में आएगी वो आउटर मेम्ब्रेन तक आएगी और उन सारे प्रोटीन्स को रिकॉग्नाइज करने का काम ये रिसेप्टर करेगा, इसीलिए जनरल सामान्य रिसेप्टर। ठीक है, टॉम 40 क्या करता है?
ये बनाता है जनरल इम्पोर्ट पोर या फिर ट्रांसलोकॉन, इम्पोर्ट ट्रांसलोकॉन, ट्रांसलोकॉन। ठीक, कहीं पे आपको चैनल लिखा हुआ मिलेगा, कहीं पे आपको पोर लिखा हुआ मिलेगा, कहीं पे ट्रांसलोकॉन लिखा हुआ मिलेगा। हम ट्रांसलोकॉन ही लिखेंगे इसको। ठीक है, तो जनरल इम्पोर्ट ट्रांसलोकॉन बनाएगा। जनरल इसलिए कि जो भी प्रोटीन आउटर माइटोकॉन्ड्रिया को क्रॉस करना चाहेगी यहाँ से होकर के उसको गुजरना पड़ेगा। अब बात आती है इन तीनों की, तो ये तीनों इन्वॉल्व होते हैं असेंबली ऑफ टॉम कॉम्प्लेक्स। ठीक, तो ये सारी प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती है प्रोटीन्स को आउटर माइटोकॉन्ड्रिया को क्रॉस कराने में। ठीक है, रिकॉग्नाइज करेंगी, चैनल बनाएंगी, क्रॉस कराएंगी। ठीक है, तो ये सारी प्रोटीन होगी। अब प्रोटीन कहाँ पहुंची? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के पास में पहुंच गई। तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन मैंने आपको बताया वहां पे क्या है, टिम कॉम्प्लेक्स है। टिम टॉम, तो टिम आ गया आपका। अब इनर में पहुंच गई तो टिम कॉम्प्लेक्स आया। और टिम कॉम्प्लेक्स इटसेल्फ दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस से मिलकर के बना होता है। एक को कहा जाता है टिम 23 कॉम्प्लेक्स, टिम 23 कॉम्प्लेक्स, और दूसरा आपका आता है टिम 22 कॉम्प्लेक्स। और दोनों ही कॉम्प्लेक्सेस तीन डिफरेंट प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टिम 23 कॉम्प्लेक्स की। तो टिम 23 कॉम्प्लेक्स के पास 3 डिफरेंट प्रोटीन्स होती हैं और तीनों डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती हैं। ठीक है, सबसे पहला आता है आपका टिम 23। ठीक है, दूसरी आती है आपकी टिम 17 और तीसरी आती है आपकी टिम 50। ठीक है, अब काम देख लेते हैं इसी समय। ये दोनों क्या कराते हैं? दे आर द ट्रांसलोकॉन इन इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन के ट्रांसलोकॉन। और ये क्या है? दिस इज द रिसेप्टर। और पाया कहाँ पे जाता है? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में पाया जाता है। ये रिसेप्टर है, ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में पाया जाता है। ठीक है, पहुंचते हैं यहाँ पे टिम कॉम्प्लेक्स के पास पहुंचते हैं। टिम 22 कॉम्प्लेक्स के पास भी 3 प्रोटीन्स हैं। ठीक है, इनके पास भी 3 प्रोटीन हैं। एक आपका है टिम 22, टिम 18 और टिम 54। ठीक है, ये 3 प्रोटीन्स हैं। ये करती क्या हैं? ये तीनों प्रोटीन्स बेसिकली इन्वॉल्व होती हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ हाइड्रोफोबिक डोमेन्स ऑफ प्रोटीन्स इन इनर मेम्ब्रेन में इनकॉर्पोरेशन में इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो ये तो बात रही टिम की और टॉम की। मैंने आपको सिग्नल बता दिया और सिग्नल को रिकॉग्नाइज करके उनको फिर से अंदर ले जाने वाले सारे प्रोटीन्स के बारे में हम लोगों ने बात कर ली। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट लगभग यहाँ पे फिनिश होता है। ठीक है, एक और बात जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे आती है, मैंने कहा प्रोटीन अनफोल्डेड स्टेट में ट्रांसफर की जाएगी। ठीक है, तो अनफोल्डेड स्टेट में अगर प्रोटीन जा रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको अनफोल्डेड स्टेट में बनाए रखने के लिए वहाँ पे एक्सेसरी प्रोटीन्स की जरूरत होगी। ठीक है, और एनर्जी भी खर्च करना पड़ेगा। तो वो प्रोटीन्स वहाँ पे कौन सी इन्वॉल्व होती हैं, ये सारी चर्चा हम लोग जब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, जब हम लोग एक कंपार्टमेंट में प्रोटीन की टारगेटिंग के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम लोग ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में किस तरीके से टारगेटिंग होती है उसकी, क्योंकि हम लोग अंदर से बाहर की तरफ चलेंगे। पहले मैट्रिक्स तक पहुंचाएंगे प्रोटीन्स को, फिर हम लोग देखेंगे कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में कैसे जाती है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में कैसे प्रोटीन जाती है, और फिर आउटर मेम्ब्रेन में एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे फिनिश करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बिल्ड करने की कोशिश की आपकी। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे तो इसकी आगे की कहानी हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए कीस्टोन लाइफ साइंसेज के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।